जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। हमें इस छल को भी छेद करना है। सुखदिन ओवैसी ने कहा था कि लिंचिंग को लेकर के मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं अपने ढंग से वो भी सियासत कर रहे हैं। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन वोट बैंक की सियासत टूटी है। मुसलमानों के हवाले से जो कहा जाता था कि एक मुश्त वोट बैंक है ये, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। आम इंतखाबात 2019 में क्या ये कहा जा सकता है? इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, आइए उनका तारुफ मैं करवा दूं। मेरे साथ मनोज यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। साथ में हमने गिरीश ज्वाल जी को भी जोड़ा है, जो कि संगठन संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मैं संतोष पाठक जी का भी खैर मकदम करता हूं, सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ अतहर हुसैन दहलवी साहब भी होंगे, चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, इस वक्त आ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। मुफ्ती शमून काज़मी साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ वो रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। गिरीश ज्वाल जी, हम देख रहे हैं, लगातार पढ़ भी रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो सरपरस्त हैं इंद्रेश कुमार जी, वो बार बार ये लगातार मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं, उनके से जुड़ी हुई खबरें पढ़ रहा हूं, कह रहे हैं कि इस बार अकलियत जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ गई है, मुख्य धारा से जुड़ गई है और बड़े पैमाने पर बीजेपी को उन्होंने वोट किया है। आत्ममुग्धता भी है कि हमारी वजह से किया है, हम लोगों ने लगातार जो काम किया उसकी वजह से किया। हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, लेकिन वजीर आजम जो बात कह रहे हैं कि जिन्होंने मुसलमानों को छला है हम उनमें छेद कर देंगे, मतलब विश्वास पैदा कर देंगे मुसलमानों में। तो संघ क्या राजी है मुसलमानों के लिए, इस बदलाव के लिए सरकार के साथ संघ रहेगा? संघ का एटीट्यूड क्या रह सकता है? संघ ने तो 2002 में निर्णय कर लिया था कि हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर रहेगी तो हिंदुस्तान कमजोर रहेगा। अगर हिंदुस्तान को दोबारा से विश्व गुरु के रूप में खड़ा करना है तो मुस्लिम देशों में हमारे जो मुस्लिम हैं हिंदुस्तानी, वो जाकर के काम करेंगे। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के कारण से दुनिया भर की मस्जिदें आबाद हैं, अकीदा आबाद है, कई प्रकार की दुश्वारियां सहते हुए भी वो काम करते हैं और ईमान को बनाए रखते हैं। मेरा ये भी कहना है साथ में कि देश में जो जो काम उनके लिए होने चाहिए जी, वो सब कामों की तरफ जो है पिछले 17 सालों से ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस विषय को लगातार कड़ी दर कड़ी करता गया है देश हित में, क्योंकि मुस्लिम अलग से नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी है, ये भाव लेकर के काम चलता रहा है लगातार। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देना शुरू करा। मैं कुछ ऐसे मुस्लिम परिवारों को भी जानता हूं जो वोट डालने के लिए दुबई से हिंदुस्तान आए अपने हजारों रुपए खर्च करके, और उन्होंने देश के भविष्य को वोट डाला, यानी उज्जवल भविष्य को वोट डाला, यानी मोदी जी को वोट डाला। और 2-3% से लेकर के 18% तक कुछ पोलिंग बूथों पर कहीं ना कहीं देश के भविष्य के लिए वोट पड़ा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या मानकर चल रहा है, कितने फीसदी वोट गिरीश जी ट्रांसफर करवा पाया इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए? कुछ लोग कहते हैं 35%, कुछ कह रहे हैं 20%। आप लोगों के पास अब आंकड़े आ गए होंगे, आप लोगों ने भी अपनी स्टडी की होगी, करीब कितना % वोट आपको लगता है इस बार मुसलमानों का बीजेपी को ट्रांसफर हो पाया? कुछ पोलिंग बूथों पर 18% तक वोट कहीं ना कहीं देश के भविष्य को पड़ा है। और उन्होंने जो है पिछले काम को देख करके और भय और भ्रम से निकल करके, और कहीं ना कहीं जो कोशिश होती थी खुदा के खौफ के अलावा अपना खौफ फैलाने का, उन सब खौफ से निकल करके उन्होंने वोट डाला है। और मैंने बताया ही आपको कि अपने कर्तव्य यानी अपने फर्ज के प्रति बेदारी उनके मन में आई है, और कहीं ना कहीं जाति के, बिरादरी के और छोटे छोटे संकीर्ण लाभों को छोड़ करके उन्होंने वोट डाला है। ये महीना रमजान का महीना भी था, इसलिए रमजान के महीने में जो उनकी एक तरीके से
आध्यात्मिकता बढ़ी हुई थी, रूहानियत बढ़ी हुई थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिला अपने को। ठीक है, 93 जो सीटें थी ऐसी थी, खासतौर से मैं आपके पास आना चाहूंगा संतोष पाठक जी, जहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में थे, उनकी कहीं कहीं जगह तो वो बहुसंख्यक थे, मतलब कहीं ना कहीं फैसलाकुन थे। उन सीटों में से 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीती हैं, और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब तक कि अगर वहां पर मुसलमानों का वोट नहीं पड़ता अगर, तो फिर मुश्किल था इतनी सीटें आना उन सीटों में से। अब लोग कुछ कहते हैं कि वोट बढ़ गया इसीलिए बीजेपी के लोग जीत गए, लेकिन ये तब तक मुमकिन हो सकता था जब खास तौर से गठबंधन अलग अलग लड़ता, तो ये बात सामने आ सकती थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का वोट पड़ा, इसलिए वजीर आजम को भी कहना पड़ा कि हम माइनॉरिटी के लिए, अक़लियतों के लिए भी बहुत उनका यकीन विश्वास जीतने में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये तो इस देश में चमत्कार हो गया, और अगर चमत्कार हो गया है तो फिर तो देश की राजनीति की दिशा ही बदल गई। बहुत सारी सियासी जमातों को तो सोचना पड़ेगा संतोष जी। देखिए इमरान भाई, एक सबसे बड़ी बात है कि इस बात का डाटा निकालना या पैमाना निकालने का कोई एक फिट फार्मूला नहीं है कि किस धर्म के लोगों ने कितना वोट किस पार्टी को दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो भी कहे, बीजेपी जो भी दावा करे, ये बात पूरी तरह से 100% सत्य तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, कोई भी किसी को पूरी तरह से अभी उस तरह का माहौल बना नहीं है। तीसरी चीज ये कहा जा रहा है कि क्या इतने बड़े पैमाने पे जो आपने सीटों का आंकड़ा बताया कि 43 के आसपास जो जीती, क्या मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया? देखिए, मैं सिर्फ एक सीट का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, रामपुर का। पिछली बार रामपुर में 50% के लगभग मुस्लिम आबादी है, थोड़ी उससे ज्यादा है। पिछली बार वहां पर जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। नतीजे जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनमें वोट बटा और बीजेपी का उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत गया। इस बार अगर आप आंकड़ा देखें, चूंकि आजम खां खुद चुनाव लड़ रहे थे, सामने बीजेपी की तरफ से जयाप्रदा थी, लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा जो बाकी जो उम्मीदवार है उनको देखिए, जो मुस्लिम उम्मीदवार भी है उनको बहुत गिनती के वोट मिले हैं, यानी वोट बटा नहीं, और इस वजह से आजम खां चुनाव जीत गए। जो दूसरी बात आपने कही कि मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा हो गए, मुसलमानों के वोट बटे, और इसकी वजह से इन तमाम सीटों पर बीजेपी जीती। लेकिन एक सबसे खास बात जो मैं कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर मुस्लिम वर्ग को भी, चूंकि जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, हमने कई चर्चा की, हमने कहा मानसिकता से वोट करती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय की हो। यहां पर जब 3 तलाक का मुद्दा आया, जैसे मैं 2017 के विधानसभा चुनाव में संभल जब मैं गया था, अमरोहा जब मैं गया था, तो वहां मैंने देखा उससे एक दिन पहले बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री ने 3 तलाक की बात कही थी, और उसके बाद महिलाओं के अंदर माहौल थोड़ा सा बीजेपी को लेकर सकारात्मक था कि हमें 3 तलाक का बिल जो है वो होना चाहिए। इंटरनल एक नारा चला था, चुपचाप कमल छाप, तो क्या चुपचाप वोट पड़ा? क्या निश्चित तौर पर मैं इसके कुछ एग्जांपल में जानता हूं कि जहां मुस्लिम परिवार निकला, पुरुषों ने कहा कि किनको वोट डालना है, लेकिन जब महिलाएं बूथ स्थल तक पहुंची तो वो अपनी मर्जी से वोट डाल के, बल्कि 1-2 महिलाओं से हमने अलग से बात भी की ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा, ये मैं विधानसभा चुनाव का बता रहा हूं, तो उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें बदली है। निश्चित तौर पर कुछ मुस्लिम महिलाएं जरूर बीजेपी को वोट करने के लिए आगे आई है, लेकिन जो मुस्लिम पुरुषों की बात कही जा रही है उसमें बहुत ज्यादा भरोसा फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा। ठीक है, ये आपको अभी भी यकीन पूरी तरह से नहीं है, और आपके यकीन की कुछ ठोस वजह भी है, जैसे कि सहारनपुर है, अमरोहा है, बिजनौर, संभल, रामपुर का आप जिक्र कर रहे थे, वहां बीजेपी हारी है। ये भी एक सच्चाई उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं। तो मैं मनोज जी के पास आ जाऊंगा। मनोज जी, यकीन जीतना पड़ेगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जिन्होंने हमें वोट दिया या जो हमारे साथ हैं, और हमें जिनका विश्वास हासिल करना है उनके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने हमें नहीं चुना, जिन्होंने हमें नहीं पसंद किया, उनका भी हमें विश्वास हासिल करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था, 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, और वेस्ट बंगाल से एक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आया भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो विश्वास तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो नीचे से हो जाती, जो असदुद्दीन ओवैसी इल्जाम लगाते हैं कि लिंचिंग नहीं रुक रही। दूसरे दिन मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आ गया, तो कैसे ये यकीन हासिल किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए इमरान भाई, ये जो 2019 का जो चुनाव है, ये कुछ विशेष मुद्दों पर लड़ा गया है, लेकिन क्या है कि इनको अगर आप देखें तो
आप महसूस करेंगे कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता आगे निकल के आई है और एक विश्वास जताया है। ये विश्वास और अविश्वास की लड़ाई थी, ये वंशवाद और विकासवाद की लड़ाई थी, ये नेतृत्व और नेतृत्वहीन गठबंधन की लड़ाई थी। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें निकल कर आ रही है। और मैं आपको बताता हूं, जैसे मोदी जी ने कहा, एक जनप्रतिनिधि जब बन जाता है, जब संविधान की शपथ लेता है, तो निश्चित रूप से उसका एक ही विजन और मिशन होना चाहिए कि मेरा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि वो संविधान की शपथ भी लेता है। मतलब संविधान की शपथ लिए लोग तो संविधान के साथ चलेंगे, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता अपनी राह पर चलेंगे और गड़बड़ करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जितना बड़ा मैंडेट मिला है, ये देखिए, आजाद भारत में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। हम लोग 56-58% के आसपास हमको वोट परसेंट हमारा बढ़ा है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, क्षेत्र बढ़ा है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण एक कारण नहीं है, बहुत सारे अनगिनत कारण हैं, चाहे नेतृत्व का विषय हो, चाहे विश्वास का विषय हो। और मुझे जहां तक लगता है ना, देखिए, न्याय योजना ये लोग लेके आए, आपको ध्यान में है, इन्होंने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, कितना मिलेगा आपको, लेकिन क्या हुआ? लोगों को विश्वास नहीं है। आज जितने भी विपक्षी दल हैं वो अपना विश्वास खो चुके हैं। देखिए, आज की जो जनता है वो बहुत अवेयर है, मतदाता जागरूक है, उनको पता है करने वाले मोदी जी हैं। आखिर क्या कारण है कि बहुत सारी जो आप डाटा दे रहे थे, मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं उन पर बीजेपी जीत कर आई है। और मैं एक बात और विषय रख देता हूं कि महिलाओं ने अब की बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया है आजाद भारत में, अभी तक इतनी महिलाओं ने कभी वोटिंग नहीं किया है। उसका एक कारण है, देखिए, चाहे वो इज्जत घर हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, कांग्रेस ने क्या किया कि सालों साल तक उनको छलते रहे। क्या करते रहे? उनके लिए पुरुष ही वोट बैंक था, पुरुष ही उनके लिए मुसलमान था, उनके लिए जो आधी आबादी है वो मुसलमान नहीं थी। आप लोग अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम मर्दों ने आप लोगों को वोट नहीं किया, मुस्लिम औरतों ने वोट किया, ये मानकर चल रहे हैं क्या? देखिए, अधिकतम मुसलमानों ने भी वोट किया है, लेकिन जितनी संख्या में मुस्लिम बहनों ने हमें वोट किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है, उनका आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी को। गिरीश जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी 2006 में कि बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी है मुसलमान तबके में, अशिक्षा भी है, गरीबी भी है। अगर गरीबों तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की योजनाएं पहुंची, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे घर हो, या और भी दूसरी चीजें हो, बिजली हो, तो सीधे तौर पर गरीब ने वोट कर दिया। उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, यह भी एक सच्चाई है। तो क्या इसको इस तरह से हम देखें, या फिर आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोग उस यकीन को बनाने में कामयाब रहे, हम इसको इस तरह से देखें? इस पर जरा मुझको थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कुछ मुद्दे उठाए लोगों के सामने। सच्चर कमेटी बनी सिर्फ मुस्लिम्स के हालात को जानने के लिए, लेकिन आपको पता है कि अकलियत में लगभग 8 और लोग आते हैं। ईसाई आते हैं, यहूदी आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं जी। ये सब लोग आते हैं। लेकिन जो सच्चर कमेटी बनी थी वो विशेष रूप से बनी थी मुस्लिम्स के लिए जी। और भारत के संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स पर ही वो खर्चा होगा। जितना भी पैसा आया वहां पर सच्चर कमेटी के नाम पर, वो मुसलमान पर खर्चा नहीं हुआ। योग्यता के आधार पर भी आप देखेंगे तो जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा बच्चा, वो IAS जल्दी क्लियर करेगा बनस्पत मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की जगह पर। इसलिए हर हाल में अगर अंत्योदय जो भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, वो भी अगर कहीं काम करता है, उस पर भी कहीं अधिक कोशिश करने की जरूरत है। तो वो मुझे लगता है कि अंत्योदय भी मुस्लिम्स पर ही ज्यादा काम करता और ज्यादा फोकस करने का स्थिति बनती है। और इसलिए कहीं पर भी हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर ना रहे, ऐसा इन 5 सालों के अंदर ये सरकार काम करने वाली। और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्य जिसके आधार पर भारत विश्व गुरु कहलाता है, उन सब चीजों को दोबारा से स्थापित करने का काम, और अर्थ के रूप में भी, और साथ में जो है। गिरीश जी, बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये काम हुआ होगा, मैं ये भी मानता हूं कि आप लोगों ने काम किया होगा, उसका फायदा मिला है। लेकिन पीएम अपनी बात जो कह रहे हैं, वो पीएम है, अपनी बात वो कह रहे हैं, उनकी बात को सब मान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक है, उनका दिल भी कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरह से साफ है। लेकिन सर, जो लोग जमीन पर जहर फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? एनडीए के सभी सांसदों को उन्होंने हिदायत दी
कि भाई राष्ट्र के नाम संदेश देने का काम छोड़ो, उनको भी देखना पड़ेगा, काम या तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी करने का उन्होंने सोचा है। तो अब जो है, जब पहले ही दिन जब संसद में सांसदों ने शपथ भी नहीं ली, उससे ही पहले उनको कुछ हिदायतें दी गई हैं, उस पर अगर कोई काम गलत करेगा, उसके विरुद्ध कोई जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी हर हालत में। क्योंकि हमने देखा पिछले दौर में भी वजीर आजम लगातार कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते रहे। आपने अभी मध्य प्रदेश का बताया, मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसने संभालना है? कांग्रेस ने संभालना है। तो हो सकता है साजिश के तहत भी ये काम किया गया हो। वहां पर भी अगर आप मोदी जी को या भाजपा को, मैं बिल्कुल उनको जिम्मेदार नहीं बता रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसमें तो कांग्रेस को घेरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं जो कि लगातार आते हैं और उनको लेकर के कोई बहुत बड़ी सख्ती पार्टी में नहीं दिखाई देती। इसलिए चलिए, मेरे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ अतर हुसैन दहलवी साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, खैर मकदम है आपका। फिर मैं आ रहा हूं मनोज जी, आपके पास आ रहा हूं। जो आपके एतराजात थे उस पर मैं जरूर आपको सुनूंगा। मैं अतर हुसैन दहलवी साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, इस बार मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा हमें अकलियतों का विश्वास जीतना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक और उसमें शब्द जुड़ गया है। तमाम उलमा हजरात ने, दानिश्वरों ने स्वागत किया है, खैर मकदम किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो 5 साल हैं, ये मुल्क की अकलियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक बेहतर वक्त लेकर आ रहे हैं? अगर हम पिछले 50 साल से तुलना करें, जिसमें कि लगातार उन्होंने वोट किया, कुछ सियासी जमातों को वोट बैंक बनकर रह गए, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी वही की वही है। सच्चर कमेटी को कहना पड़ा कि वो बेहद पिछड़े हैं और दलितों से भी पिछड़े हैं और शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। देखिए इमरान, पहली चीज़ तो यह है कि जमहूरियत या लोकतंत्र के अंदर लोगों को, बिलखुसूस हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है कि यहाँ हर किसी को, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित कोई भी हो, वो अपनी मर्जी से हमेशा वोट करता है। आप खाली मुसलमानों की बात करना, मैं तो पूछता हूँ कि हाँ बिल्कुल, बंगाल और आसाम के अंदर 13 से 18% तक लोगों ने, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। अब मैं अगर काउंटर क्वेश्चन यही करूँ कि गुजरात, जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर जिन हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट करा, क्या वो देखिए, लोकतंत्र और जमहूरियत की खूबी ये है कि हर किसी को ये आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से वोट करे। नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या कोई भी पार्टी हो, मुझको या मनोज जी को, हम सबको ये मुकम्मल इख्तियार है कि हम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदा चुनें। और इस इलेक्शन के अंदर यकीनी तौर से नरेंद्र मोदी साहब की जो छवि थी या जो उनकी शख्सियत थी, वो उसके कई तरीके से बिलखुसूस जो उन्होंने सेंट्रल हॉल के अंदर जो तकरीर की है, मैं समझता हूं कि बहैसियत अभी तक जितनी उनकी तकारीर हैं वो उनकी सबसे बेहतरीन तकरीर है। और उसमें एक बड़ी बेहतरीन बात उन्होंने अभी तक कही, जो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रियल एम्पावरमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, हम अल्पसंख्यकों का या अकलियतों का सही जो है, उनके एम्पावर का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनकी सही तरक्की हम चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत उम्मीद बड़ी बात है। और हमेशा मुस्लिम तंजीमों ने, कोई भी जमात हो, किसी भी कोई भी हो, उसने हमेशा ये कहा, पर हमारी परेशानी जो है, जो हमारी जो शिकायत होती है वो ये होती है, जो अलग-अलग लोगों ने भी कही है कि ये आपकी बात ठीक है कि आप कौमी धारे में हमको शामिल करना चाहते हैं, हमको आप पर पूरा एतबार है कि आपने सबके साथ, सबके विकास के साथ सबका विश्वास को भी जोड़ा है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र के अंदर, किसी भी जमहूरियत में उस वक्त तक कामयाबी नहीं होती जब तक आप समाज के कमजोर तबकों को एम्पावर, यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं देते हैं। तो एक तरफ हमारे दलित भाइयों को इख्तियार हासिल है, संविधान ने उनको इख्तियार दिया है कि उनके लिए कुछ नशिस्तें मखसूस होती हैं, लेकिन हम तो बीजेपी से ये भी नहीं कह रहा कि आप हमारे लिए मखसूस कीजिए। हमने सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर लोग आप पर एतबार करना शुरू कर दिया, करते थे हमेशा से, जिस तरीके से मैंने कहा गुजरात में जो हिंदू आप पर एतबार नहीं करते, इसका मतलब नहीं कि वो आपका बागी है, बल्कि उसका जमहूरी हक था वहां पे, उसने आपके खिलाफ वोट करा। तो इसीलिए हमारा कहने क्या ही अच्छा हो कि इन तमाम चीजों के साथ साथ वो विश्वास तब बढ़ेगा जब आप बजाय इसके कि चुने हुए लोगों के बजाय, आप मुंतखब लोगों के बजाय वहां सिलेक्टेड लोगों को बिठाएं, बल्कि आप ये कहिए कि नहीं, अब सरपंच से लेकर और एमपी तक जो है भारतीय जनता पार्टी भी अपने दरवाजे खोलेगी। और मुलायम सिंह वैसे आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में या कहीं भी सरपंच से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर नगर, बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान है। ऐसा नहीं है कि नहीं, सांसद के टिकट या विधायकों के टिकट हो सकता है कम, मेरा कहना है इमरान, लेकिन बहुत सारे बड़ी हमारा कहना यह है कि आप मुसलमान बीजेपी के टिकट पर जीते। बिल्कुल, हमारा कहना है अब दिल खोल के बात होगी। और जो उन्होंने सबका विश्वास की बात कही है, और मैं आपके ताल्लुक से, इस चैनल के ताल्लुक से, उन हिंदुस्तानी जो सियासी कायदीन से मतलब जो हमेशा हर चीज की मुखालफत करते हैं, उनको चाहिए कि वजीर आजम के इस बयान का सिर्फ
खैर मकदम नहीं करें, बल्कि इससे उम्मीद अफजाई की कोशिश करें, आगे बढ़ के बातचीत की कोशिश करें। जब तक आप किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं करते, किसी के साथ बैठते नहीं हैं, तब तक ये माहौल बनता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये जो नया दौर शुरू होगा, इसके अंदर वो जो पुराना दौर था कि साहब टोकनिज्म होता था कि इस सीट से मुसलमान जीतेगा तो ही इसको टिकट दिया जाएगा, इस चीज को खत्म किया जाए। नरेंद्र मोदी साहब ने करके दिखाया कि कहीं से भी जिसकी भी सीट चेंज करते हैं, कहीं से भी कोई खड़ा होगा, जीत के आएगा। तो क्या ही अच्छा हो जब वो इमरान को खड़ा करें उस इलाके से जहां मुसलमान बिल्कुल भी ना हो और वो जीत के, तब मुझको लगा कि उस दिन वाकई तौर से वो विश्वास भारत में पनप चुका है जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में की है। ये बड़ा सवाल है मनोज यादव जी, ये बड़ा सवाल है। और अगर सबका साथ सबका विकास और किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है, किसी तरह का कोई भेद नहीं है, तो ये काम भी फिर भारतीय जनता पार्टी को और वजीर आजम की क़यादत में ही शुरू कर देना चाहिए। शुरू किया आरिफ बेग जी, लेकिन मैं इस सवाल के लिए आपके पास आऊंगा मनोज जी, जीतते रहे जी भोपाल से, जहां ज्यादा संख्या नहीं है मुस्लिम्स की, है लेकिन ज्यादा नहीं है, शुरुआत भाजपा ने कर दी। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, इसी पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा।